बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी। पिछला जो हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उस रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर जो साइंसदानों के एतराज़ात थे वो दो बड़े एतराज़ात थे। एक तो उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मुसलसल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मदार में हरकत में रहता है, तो उसके मुताबिक उस इलेक्ट्रॉन को मुसलसल एनर्जी खारिज करनी चाहिए और उसको न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए और जो एटम की स्ट्रक्चर को ख़त्म हो जाना चाहिए और इस दुनिया में सारी चीज़ जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और दूसरा जो उसके ऊपर एतराज़ किया गया कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है तो उस एनर्जी से जो शुआएँ निकलती हैं, जब उनका हम स्पेक्ट्रम ड्रा करते हैं, उसको किसी प्रिज्म में से पास करते हैं तो वो एक लाइन स्पेक्ट्रम दिखाता है। हालांकि हकीकत में अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करे तो उसको मुसलसल स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। तो इन दो एतराज़ात को दूर करने के लिए बोहर ने एटॉमिक थ्योरी पेश की। इसकी बुनियाद जो थी वो मैक्स प्लांक की जो क्लासिकल थ्योरी के मुकाबले में एक दूसरी थ्योरी पेश हुई जिसको हम क्वांटम थ्योरी कहते हैं, उसकी बुनियाद पर बोहर ने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। अब बोहर के मुताबिक ये था कि एटम जो है उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मखसूस मदारों में हरकत करता है और इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं करता, बल्कि जब वो एक शेल से यानी न्यूक्लियस के करीब से दूर जाता है या दूर वाले मदार से नज़दीक वाले मदार की तरफ आता है उस वक़्त वो एनर्जी जज़ब या खारिज करता है। तो बोहर ने उस एतराज़ को दूर किया। अब बोहर के जो थ्योरी के 5 पास्टुलेट थे उसमें सबसे पहले ये पास्टुलेट था या ये नुक्ता था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के गिर्द गर्दिश में रहता है और जिस एटम के ऊपर नील बोहर ने रिसर्च की वो था हमारे पास हाइड्रोजन एटम। उसने कहा कि हाइड्रोजन का एटम जो है इसमें एक छोटा सा न्यूक्लियस है जो कि एक प्रोटॉन पर मुश्तमिल है और उसके इर्द गिर्द जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने मुसलसल हरकत में रहता है और एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो एक ख़ास रेडियस के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन इस तरह उस न्यूक्लियस के यानी उस प्रोटॉन के इर्द गिर्द हरकत में रहता है। दूसरी बात उसने ये कही कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जिस मदार में रहता है उसकी एनर्जी मखसूस है, मतलब ये एक ख़ास एनर्जी है जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तीसरा, जब तक इलेक्ट्रॉन उस ख़ास मदार के अंदर रहता है वो एनर्जी ना जज़ब करता है ना खारिज करता है। मिसाल के तौर पर अगर इलेक्ट्रॉन इस मदार में मौजूद है तो ये जब तक इसी मदार के अंदर रहेगा ये ना एनर्जी खारिज करेगा और ना एनर्जी जज़ब करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस मदार से निकल कर, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने डायग्राम दिखाई है, अगर इस मदार में इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है और इस मदार से इस मदार में जाएगा, जो यहाँ पर हरकत कर रहा है, अगर इस मदार से अंदर वाले मदार की तरफ जाएगा तो अंदर वाले मदार की एनर्जी कम होगी तो ये क्या करेगा कि इस कुछ एनर्जी जो है ये शॉक की शक्ल में खारिज कर देगा। यहाँ से आपको एनर्जी निकलेगी। अच्छा, जब यहाँ से एनर्जी निकलेगी जो शॉक की शक्ल में निकलेगी वो किस चीज़ के बराबर होगी? वो बराबर होगी कि जिस मदार से उस इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट शुरू की है उसकी एनर्जी कितनी थी। मिसाल के तौर पर अगर इसकी एनर्जी जो थी वो E2 थी और इसकी एनर्जी जो है अगर E1 है तो E2 माइनस E1 जो इन दोनों मदारों का या इन दोनों शेल्स का डिफरेंस है, ये इन रास्तों का डिफरेंस है, उसके बराबर एनर्जी जो होगी बाहर निकलेगी और मैक्स प्लांक के मुताबिक उसकी एनर्जी जो होगी वो h म्यू के बराबर होगी। h से मुराद कांस्टेंट है और v से मुराद उन शॉ की फ्रीक्वेंसी है जो शॉएँ यहाँ से बाहर निकलेंगी। यानी इसकी कीमत h की कीमत 6.63 10⁻⁻34 और म्यू से मुराद शॉ की फ्रीक्वेंसी है कि 1 सेकंड में कितनी शॉएँ खारिज हो रही हैं। तो यहाँ से हम एनर्जी को देख सकते हैं। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन जो है E2 से इस E3 की तरफ बाहर जाता है तो फिर क्या होगा कि ये एनर्जी जज़ब करेगा, क्योंकि E3 की एनर्जी ज़्यादा और कितनी एनर्जी जज़ब करेगा वो बराबर होगी E3 माइनस E2 इज इक्वल टू डेल E यानी डिफरेंस, और वो भी हम शॉ की फ्रीक्वेंसी और h के कांस्टेंट के मल्टीप्लाई से मालूम कर सकते हैं। उसके बाद पांचवा पोस्टुलेट बहुत अहम था। उसने ये कहा कि
ये ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूक्लियस के किसी भी फासले पर इलेक्ट्रॉन मिल जाए। न्यूक्लियस के एक ख़ास फासले पर ही इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, और वो ख़ास फासला कैसे पता चलेगा, जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा mvr h/2 का इंटेग्रल मल्टीपल हो, यानी उसका इंटेग्रल मल्टीपल हो, या तो उस इलेक्ट्रॉन इतने फासले पर पाया जाए कि उसका रेडियस इतना हो कि उसकी वेलोसिटी और मास को मल्टीप्लाई करें तो h/2 कांस्टेंट का इंटेग्रल मल्टीपल हो जाए, यानी n की कीमत 1 हो तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उस वो पहले शेल का आपको रेडियस मिलेगा, और अगर वो n की कीमत 2 हो तो वो दूसरा जो शेल होगा उसका एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। तो इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है वो हर मदार में नहीं पाया जा सकता, बल्कि उस खास फासले पर पाया जाएगा जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम इस फार्मूले के बराबर हो। और इस n की वैल्यू की मदद से हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोजन के इर्द गिर्द शेल्स निकालते हैं। अगर n की कीमत 1 हो तो हम उस रास्ते को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द को K शेल कहते हैं, और जब n की कीमत 2 हो तो फिर हमारे पास दूसरा शेल आता है, उसका एंगुलर मोमेंटम इसके बराबर होता है, उसको हम L शेल कहते हैं, और उसके बाद तीसरा जो होता है वो M शेल, और इसी तरह बाहर वाले शेल को हम N शेल कहते हैं। तो ये मखसूस ऐसे रास्ते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। यूँ साइंसदानों के दो बड़े एतराज़ात, जो वो कहते थे कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता है, भाई बिल्कुल एनर्जी खारिज नहीं करता। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस वक्त एनर्जी खारिज करता है जब वो एक शेल से दूसरे शेल के अंदर मूव करता है, और जब वो मखसूस एनर्जी खारिज करता है सिर्फ मूवमेंट के दौरान, इसी वजह से लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। यानी जिस शेल के अंदर से वो मूव करेगा तो फिर वहाँ से एनर्जी खारिज होगी, हर वक्त एनर्जी खारिज नहीं होगी। जहाँ तक बात है क्लासिकल थ्योरी की और क्वांटम थ्योरी की, तो क्वांटम थ्योरी का मतलब ये है कि एनर्जी जो है वो एक छोटे छोटे यूनिट्स की शक्ल में निकलती है, और क्लासिकल थ्योरी का मतलब था कि एनर्जी पूरी वेव की शक्ल में निकलती है। तो जदीद थ्योरी जो है जिसके ऊपर बोहर की एटॉमिक थ्योरी का मॉडल इसके ऊपर लाई कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो हमारे पास क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी का मतलब यही है कि एनर्जी जो है वो खास पैकेट्स की शक्ल में निकलती है, और उसकी वजह से फिर वो लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। जहाँ तक दोनों बोहर का और रदरफोर्ड के मॉडल का कंपैरिजन है, मुवाजना है, रदरफोर्ड का और हमारे पास नील बोहर की एटॉमिक थ्योरीज का अगर हम मुवाजना करें तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जो हमारे पास रदरफोर्ड है और नील बोहर, रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसकी बुनियाद जो है ये क्लासिकल थ्योरी के ऊपर है, और जो हमारे पास नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी है उसकी बुनियाद जो है ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी के ऊपर है। रदरफोर्ड ने हमारे पास इसके बारे में यानी कि शेल्स के बारे में या रास्तों के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। यानी रदरफोर्ड में उसने रास्ते मेंशन नहीं किए थे, शेल्स का कोई तस्वर नहीं था, शेल्स का कोई तस्वर नहीं था। और हमारे पास जो नील बोहर था उसमें यह तस्वर था। यहाँ पर रदरफोर्ड में एंगुलर मोमेंटम का भी कोई तस्वर नहीं था, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम का भी तस्वर था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये एक ख़ास मदार के अंदर पाया जा सकता है, और यहाँ पर नो एंगुलर मोमेंटम, कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं था। उसके बाद रदरफोर्ड जो था उसने इसके बारे में कोई बात नहीं की थी कि जो हमारे पास एटम है ये फना होगा या बाकी रहेगा, लेकिन नील बोहर ने कहा था एटम फना नहीं होना चाहिए, यानी एटम बाकी रहना चाहिए, और इसके मुताबिक एटम को फना होना चाहिए। तो उसके बाद रदरफोर्ड के मुताबिक जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बनना चाहिए वो मुसलसल बनना चाहिए एटम का, यानी एटम को अगर गर्म करें और उसकी शाओं का हम स्पेक्ट्रम प्रिज्म के अंदर से गुजारें तो मुसलसल स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। लेकिन जो हमारे पास नील बोहर का था वो लाइन स्पेक्ट्रम बनना चाहिए। तो असल में जो एटम का आज थ्योरीज हैं, जो सारे जो प्रैक्टिकल हैं, उनमें एटम का लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। तो जो हमारे पास नील बोहर का जो हमारे पास मॉडल है वो एज़ कम्पेयर टू रदरफोर्ड बहुत अच्छा है, इसके मुताबिक जो है एटम की बका मुमकिन है। उसके बाद नील बोहर के थ्योरी के ऊपर भी एतराज़ात किए गए। चंद एक एतराज़ात ये थे कि एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल दायरे में नहीं घूमते बल्कि ये थोड़े टेढ़े होते हैं, तो कुछ एतराज़ात इस तरह के किए गए, लेकिन ओवरऑल जो था वो नील बोहर का एटॉमिक मॉडल जो था वो बहुत अच्छा था। तो इसके साथ आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।